बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर का मौजू है सिविल प्रोसीजर कोड, CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर टू रू फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। ऑर्डर टू में 1 से लेकर 7 तक रूल्स हैं। आज हम 1 से लेकर 7 तक रूल्स पढ़ेंगे ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अपने लेक्चर पर जाने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेम ऑफ सूट के बारे में ऑर्डर टू है फ्रेम ऑफ सूट और इसमें 7 रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है फ्रेम ऑफ सूट। इस रूल में फ्रेम ऑफ सूट रूल 1 है। ये रूल हमें 2 तरीके बताता है कि एक सूट में ये 2 चीजें होना लाजमन है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है ग्राउंड्स फॉर डिसीजन। ग्राउंड्स फॉर डिसीजन यानी कि जो सूट आप दाखिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जिस सब्जेक्ट के मुतल्लिक आप सूट दाखिल करना चाहते हैं उसके मुतल्लिक तमाम मालूमात उस केस में होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर के मुतल्लिक, ताकि कोर्ट को डिसीजन पर पहुंचने के लिए आसानी हो सके। मिसाल के तौर पर आप एक केस दाखिल कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। इस प्रॉपर्टी के बारे में आप केस दाखिल कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सब्जेक्ट मैटर है। आपको तमाम ग्राउंड्स देने हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ मौजूद है, किस तहसील में है, किस देह में है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है और इस प्रॉपर्टी को आपने कब खरीदा, किससे खरीदा, या आपने कोई एग्रीमेंट किया, कब एग्रीमेंट किया, किससे एग्रीमेंट किया, कितने में एग्रीमेंट किया। ये तमाम मालूमात इस की सूट में होना लाजमी है। रूल 1 कहता है कि तमाम मालूमात हो उस सूट में ताकि उसके बारे में तमाम मालूमात कोर्ट के सामने हो, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और कोर्ट को डिसाइड करने में आसानी हो। नंबर 2 है फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंट हो जाए, यानी आप इस तरह सूट दाखिल करें कि उसमें मजीद कोई लिटिगेशन ना हो, यानी कि फ्यूचर में आपको दोबारा सूट दाखिल ना करना पड़े। आप इस तरह सूट दाखिल करें कि फ्यूचर में आपको दोबारा सूट दाखिल ना करना पड़े। अब्दुर्रफ़ पाए देखो कौन है। इस तरह आप सूट दाखिल करें कि फ्यूचर में आपको दोबारा सूट दाखिल ना करना पड़े। मिसाल के तौर पर आप एक केस दाखिल कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कि डिक्लेयर किया जाए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मगर उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी जो है ये किसी और के कब्जे में है, नाजायज कब्जे में है। आप डिक्लेरेशन में तो जा रहे हैं लेकिन आपको उसके साथ साथ कब्जा भी चाहिए इस प्रॉपर्टी का। सिर्फ ये डिक्लेयर हो जाना कि ये मैं इसका मालिक हूं, आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं मिलेगा तो आपका मसला हल नहीं होगा। तो आप कब्जे के जो है वो ग्राउंड्स देते ही नहीं है, कब्जे की प्रे करते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में दोबारा लिटिगेशन होगी इस केस के बारे में। तो रूल 1 कहता है
कि आपको डिक्लेरेशन के साथ साथ पोजीशन का केस भी दाखिल करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में दोबारा इसी काज ऑफ एक्शन पर जो है वो आपको दोबारा कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। तो रूल 1 कहता है जो आप केस दाखिल करें वो इस तरह का होना चाहिए कि आपको दोबारा मुस्तकबिल में उस काज ऑफ एक्शन पर कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। यानी तमाम क्लेम्स, तमाम ग्राउंड्स इस एक सूट में होने चाहिए, रूल 1 कहता है। अब हम चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 ऑर्डर 2 का सबसे अहम रूल है और सबसे लेंथी रूल भी है। रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम्स। रूल 2, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम्स। यानी अभी मैंने जो मिसाल दी थी कि सूट ऐसा होना चाहिए कि उसमें तमाम क्लेम्स जो है वो मेंशन किए गए हों। मिसाल तौर पर आपने एक जमीन खरीदी और उस जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया। अब वो जो है जो कब्जाखोर है वो कहता है कि ये आपकी जमीन ही नहीं है। अब आपको क्लेम आपके कौन कौन से बनते हैं? नंबर 1 आपका क्लेम बनता है डिक्लेरेशन का, कि मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस एग्रीकल्चर लैंड का मालिक हूं। नंबर 2 आपका क्लेम बनता है पोजीशन का, कि पोजीशन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कब्जा मुझे दिलवाया जाए। नंबर 3 आपका क्लेम बनता है मीन प्रॉफिट का। मीन प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो नाजायज मुनाफाखोरी जो उस कब्जा करने वाले ने उस जमीन से हासिल की है तो वो भी आपको दिलवाई जाए। अब इस एक सूट में आपके 3 क्लेम बनते हैं। तो रूल 2 कहता है कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम्स, तो आपको ये तीनों क्लेम इस एक सूट में तीनों प्रेयर्स इस एक सूट में मांगनी चाहिए। लेकिन रूल 2 आपको जो है वो थोड़ा सा लिनेंसी भी देता है। वो कहता है, रूल 2 कहता है, रूल 2 में ही है कि आप may relinquish part of claim। आप रूल 2 कहता है कि आप अपने किसी एक क्लेम को छोड़ भी सकते हैं। रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना। आप किसी एक क्लेम को छोड़ भी सकते हैं। मिसाल आपके 3 क्लेम बनते थे, डिक्लेरेशन का, पोजीशन का और मीन प्रॉफिट का। आप कहते हैं कि मैं मीन प्रॉफिट का नहीं करता, मीन प्रॉफिट को मैं छोड़ देता हूं। तो आप मीन प्रॉफिट को अगर छोड़ना चाहें इस वजह से कि अगर आप मीन प्रॉफिट का केस दाखिल करेंगे तो आपकी ज्यूरिडिक्शन किसी और कोर्ट की बन जाएगी, लेकिन आप जो अपने शहर में अदालत है उसी में केस दाखिल करना चाहते हैं, तो अगर आप मीन प्रॉफिट छोड़ देंगे तो रूल 2 आपको इजाजत देता है कि आप अपना पार्ट जो है क्लेम का रिलिंक्विश छोड़ सकते हैं, आप अपना पार्ट जो है छोड़ सकते हैं। लेकिन रूल 2 का सब रूल 1, रूल 2 का सब रूल 1 जो है, सॉरी रूल 2 का सब रूल 2, ये 1 है, रूल 2 का सब रूल 2 जो है वो कहता है कि अगर आपने अपना पार्ट ऑफ क्लेम रिलिंक्विश कर दिया है, यानी अगर आपने अपना कोई एक क्लेम छोड़ दिया है और उसे नहीं मांगा, जैसे आपने डिक्लेरेशन का, पोजीशन का केस तो दाखिल किया लेकिन मीन प्रॉफिट आपने छोड़ दिया, तो रूल 2 कहता है कि आप दोबारा उस मीन प्रॉफिट के लिए कोर्ट में दूसरा केस दाखिल नहीं कर सकते हैं। रूल 2 क्या कहता है? नॉट आफ्टरवर्ड्स
not afterwards sue in respect of relinquish part of claim. रूल 1 कहता है कि आप अपने कोई एक क्लेम को या पार्ट ऑफ क्लेम को छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन रूल 2 सब रूल 2 कहता है कि अगर आपने अपना एक क्लेम छोड़ दिया तो दोबारा आप कोर्ट में उस क्लेम के लिए नहीं आ सकती हो। मिसाल के तौर पर आपने, जैसे मैंने मिसाल दी, जमीन खरीदी। अब वो जमीन जो आपने खरीदी उसके आपको 3 क्लेम दाखिल कर सकते हैं, डिक्लेरेशन का, और पोजीशन, सॉरी यहां आ जाते हैं, डिक्लेरेशन का, पोजीशन का और मीन प्रॉफिट्स का। अब आपने मीन प्रॉफिट जो है वो क्लेम नहीं किया, वो आपने छोड़ दिया। आपने जमीन पर सिर्फ क्लेम किया डिक्लेरेशन और पोजीशन, और सूट आपके हक में हो जाता है। आपको डिक्लेयर भी कर दिया जाता है कि आप इस एग्रीकल्चर लैंड के ओनर हैं, और आपको कब्जा भी वापस दिलवा दिया जाता है। ये दोनों केस आपके हक में हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों केस आपके हक में हो जाते हैं, आपको कब्जा भी मिल जाता है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे मीन प्रॉफिट के लिए भी कोर्ट में जाना चाहिए, मुझे उस आदमी से वो सारा पैसा वसूल करना चाहिए जो उसने मेरी इस जमीन से नाजायज तरीके से कमाया है। तो फिर आपको रूल 2 सब रूल 2 जो है वो रोकता है कि आप दोबारा इसके लिए कोर्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि पहले आपने ये खुद छोड़ दिया था। अब समझ आया रूल 2? रूल 2 के 2 हिस्से हैं। नंबर पहला कहता है कि अगर आप कोई पार्ट ऑफ क्लेम रिलिंक्विश छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन रूल 2 सब रूल 2 कहता है कि अगर आपने वो पार्ट क्लेम छोड़ दिया तो दोबारा आप कोर्ट में उस पार्ट क्लेम के लिए नहीं आ सकते। तो ये है हमारा रूल 2, जो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस पर एक केसला लिख ले, अगर आप लिखना चाहें तो। बड़ा अच्छा केसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपने एक अपना पार्ट क्लेम छोड़ दिया और उस वक्त वो केस के साथ ही उसकी डिमांड नहीं की तो दोबारा आप उसके लिए केस दाखिल नहीं कर सकते हो। ये है 2013 SCMR पेज नंबर 238। बड़ा अच्छा केसला है। रूल 2 को, ऑर्डर 2 रूल 2 को जो है वो बड़े अच्छे तरीके डिफाइन करता है कि अगर आपने एक क्लेम जो है वो छोड़ दिया और उसकी डिमांड नहीं की तो मुस्तकबिल में आप उस क्लेम के लिए दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते। अब हम रूल 3 की तरफ चलते हैं। तो सॉरी, हाँ, रूल 3 कहता है, रूल 2 आपने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं। ऑर्डर 2 का रूल 3 कहता है ज्वाइंडर कॉजेज ऑफ एक्शन against same defendant। ज्वाइंडर कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेम डेफेंडेंट। अब एक तो आप हैं, मिसाल तौर पर एक है जुबैर और एक है
तालिब। अब जुबैर जो है उसको तालिब के खिलाफ बहुत से कॉजेज ऑफ एक्शन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसने तालिब से गाड़ी भी लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, इसने तालिब के खिलाफ डैमेजेस का केस भी करना है। नंबर 3, इसने तालिब से पैसे भी लेने हैं। नंबर 4, तालिब ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसकी वजह से जुबैर के घर में रोशनी और हवा जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब जुबैर को 4 मुख्तलिफ काजेज ऑफ एक्शन एक ही आदमी के खिलाफ है और वो है तालिब। जुबैर को बहुत से काजेज ऑफ एक्शन एक ही आदमी के खिलाफ है और वो है तालिब। तो गाड़ी भी लेनी है, ये कोई और काज ऑफ एक्शन है क्योंकि इसने तालिब से गाड़ी खरीदी थी 2022 में। डैमेजेस का केस भी तालिब के खिलाफ दाखिल करना है क्योंकि तालिब ने इसको जो है वो बुरा भला कहा था और इसका मजाक उड़ाया था, और वो जो काज ऑफ एक्शन जो है वो किसी और डेट में है। और जुबैर को तालिब से पैसे भी लेने हैं जो तालिब ने 2020 में जुबैर से लिए थे, और तालिब एक बिल्डिंग बना रहा है अब 2023 में, और वो बिल्डिंग ऊंची है। उस बिल्डिंग की वजह से तालिब के रोशनी और हवा जो है वो ब्लॉक हो रही है। अब जुबैर को तालिब के खिलाफ बहुत से काजेज ऑफ एक्शन है जो डिफरेंट डेट्स में भी है, तो इनकी डेट भी डिफरेंट है। तो रूल 3 कहता है कि जुबैर तालिब के खिलाफ इन तमाम काज ऑफ एक्शन पर एक ही केस दाखिल कर सकता है। जुबैर तालिब के खिलाफ इन तमाम काज ऑफ एक्शन पर एक ही केस दाखिल कर सकता है। और रूल 3 ही कहता है कि अगर बहुत से प्लेंटिफ है, मिसाल जुबैर है, अमजद है, अकबर है, असगर है और मजीद है, ये मोहल्लेदार है, इन सब को तालिब के खिलाफ काज ऑफ एक्शन है कि तालिब ने बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है और उस बिल्डिंग की वजह से हमारी रोशनी और हमारे घरों की जो हवा है वो ब्लॉक हो गई है। तो ये तमाम आर्डर रूल 3 ही कहता है ये तमाम प्लेंटिफ्स जो है मिलकर भी तालिब के खिलाफ एक ही केस दाखिल कर सकते हैं। रूल 3 आप समझ गए कि किसी एक आदमी के खिलाफ किसी दूसरे को बहुत से काजेस ऑफ एक्शन हो तो वो तमाम काजेस ऑफ एक्शन एक ही सूट में वो उस एक डेफिनेंट के खिलाफ दाखिल कर सकता है। और अगर बहुत से प्लेंटिफ्स को काज ऑफ एक्शन उस एक डेफिनेंट के खिलाफ हो तो बहुत से प्लेंटिफ मिलकर उस एक डेफिनेंट के खिलाफ दाखिल कर सकते हैं सूट। और आर्डर 4 जो है ये था मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और अगर काजेज ऑफ एक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के हो तो आर्डर रूल 4 कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर recovery of immovable property, for recovery of immovable property। अब
ऑर्डर रूल 4 जो है वो ऑर्डर 3 के उल्ट है। कहता है कि अगर आपके कॉजेस ऑफ एक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक है तो फिर आप एक ही केस दाखिल नहीं कर सकते हो, सवाए रूल 4 ही कहता है सवाए किनके, सवाए मीन प्रॉफिट के। यानी आपने सूट दाखिल किया पोजीशन का और डिक्लेरेशन का, और उसमें आपको मीन प्रॉफिट भी चाहिए, तो मीन प्रॉफिट भी आप उसी में ऐड कर सकते हो। या एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, यानी आपने रेंट एप्लीकेशन दाखिल की रेंट कंट्रोलर के पास, तो आप उसी रेंट एप्लीकेशन में एरियर्स ऑफ रेंट भी क्लेम कर सकते हो। और नंबर 2 है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने सूट दाखिल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसके साथ साथ आपने डिक्लेरेशन भी मांगी, उसके साथ साथ आपने पोजीशन भी मांगी, क्योंकि पोजीशन अभी तक आपको मिली नहीं थी, कब्जा नहीं मिला था। तो इस केस में आप डैमेजेस भी इंक्लूड कर सकते हो कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, उस ब्रीचिंग की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, तो मुझे इसके डैमेजेस भी दिए जाए। ये सब क्लेम आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक ही जगह पर कर सकते हो। या बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, या ऐसा बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, या ऐसा रिलीफ जो एक ही कॉज ऑफ एक्शन से हुआ हो। अब 4 में आपको थोड़ा सा दोबारा समझा दूं। 4 कहता है, 3 कहता था कि आप बहुत से कॉजेस ऑफ एक्शन पर एक आदमी के खिलाफ एक ही केस दाखिल कर सकते हो, लेकिन 4 कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक कॉज ऑफ एक्शन पर सिर्फ एक केस आप दाखिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने जुबैर है और तालिब है। जुबैर ने तालिब से एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और तालिब ने कहा कि मैं 6 महीने के बाद आपको कब्जा भी दूंगा और खाता भी दूंगा। लेकिन 6 माह गुजर गए और तालिब ना ही जुबैर को कब्जा दे रहा है और ना ही खाता दे रहा है। तो जुबैर तालिब को सू कर सकता है। कॉज ऑफ एक्शन कौन सा है? वही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का। तो जुबैर तालिब के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशन, मीन प्रॉफिट और डैमेजेस, इन चारों के लिए एक ही सूट दाखिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जो था वो एक ही एग्री हुआ था। कॉज ऑफ एक्शन एक ही एग्री हुआ था कि तालिब ने कहा था कि मैं 10/10/2022 को आपको खाता भी दूंगा और कब्जा भी दूंगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो कॉज ऑफ एक्शन एक ही एग्री हुआ। जुबैर इसके खिलाफ इस एक कॉज ऑफ एक्शन पर बहुत से रिलीफ्स मांग सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, डिक्लेरेशन का, पोजीशन का, डैमेजेस का और मीन प्रॉफिट का। लेकिन अगर तालिब ने जुबैर को कहा कि जुबैर ने तालिब से जमीन खरीदी और इसने कहा कि मैं 10/10/2022 को आपको कब्जा दूंगा, लेकिन इसने नहीं दिया। और तालिब का जुबैर के साथ जुबैर का तालिब के साथ एक और भी मसला है कि जुबैर ने तालिब से क्या लेने हैं? पैसे भी लेने हैं, पैसे भी लेने हैं। और एक और घर है जो कि तालिब ने जुबैर को 10/12/2019 को देना था, वो भी तालिब ने जुबैर को नहीं दिया। अब जुबैर इस एक कॉज ऑफ एक्शन पर तो जा सकता है तालिब के खिलाफ और रिलीफ मांग सकता है,
लेकिन इनके ये जो अलग दूसरे काजेज ऑफ एक्शन है, इनके लिए जुबैर को और केस दाखिल करना पड़ेगा। इसी एक काज ऑफ एक्शन पर एक केस दाखिल कर सकता है, औरों पर नहीं कर सकता। तो रूल 4 जो है वो आप, और रूल 3 और रूल 4 आप अच्छे तरीके समझ गए हैं। और रूल 5 है रूल 5 है कि क्लेम्स बाय आर अगेंस्ट, रूल 5 है क्लेम्स बाय आर अगेंस्ट एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर आर हियर। मिसाल के तौर पर जुबैर ने तालिब के खिलाफ केस दाखिल किया। अब तालिब का एक बेटा है अकबर। अब जुबैर अकबर के खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि ये तालिब का बेटा है और जुबैर इसको कहे कि मैं इसको भी केस में इन्वॉल्व कर लूं, तो ये नहीं हो सकता। जुबैर का जो काज ऑफ एक्शन है वो सिर्फ तालिब के खिलाफ है और वो सिर्फ तालिब के खिलाफ केस दाखिल कर सकता है। अकबर को सिर्फ इस वजह से केस में पार्टी नहीं बना सकता कि वो तालिब का बेटा है। हाँ, अगर वो जमीन जो है जो जुबैर ने तालिब से खरीदी थी वो तालिब जो है अकबर के नाम कर देता है, तब जुबैर जो है अकबर को भी पार्टी बनाएगा, अदरवाइज नहीं। तो किसी का बेटा सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता कि वो उसका बेटा है या वो उसका एग्जीक्यूटर है या वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। और रूल 5 है रूल 6 सॉरी, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। यानी जो हमने रूल 3 में पढ़ा था कि बहुत से काजेज ऑफ एक्शन पर एक ही केस दाखिल हो सकता है, यानी ऊंची बिल्डिंग के खिलाफ पैसे लेने हैं, गाड़ी लेनी है, डैमेजेस है। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि ये चारों क्लेम्स जो है वो एक ही जगह पर बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि गाड़ी का क्लेम जो है वो अलग चलाया जाए, सिर्फ गाड़ी का सूट जो है वो अलग चलाया जाए, या डैमेजेस का सूट जो है वो अलग चलाया जाए, या डैमेजेस और गाड़ी का सूट अलग चलाया जाए और बिल्डिंग का सूट अलग चलाया जाए। तो कोर्ट को यह पावर है कि वो बहुत से काजेज ऑफ एक्शन पर अगर एक ही सूट है तो कोर्ट उन सूट्स को अलग ट्रायल करने का ऑर्डर कर सकती है। और रूल 7 है ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइनर। ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइनर। रूल 7 कहता है कि अगर एक पार्टी को ऑब्जेक्शन है किसी दूसरी पार्टी पर, मिसजॉइंडर पर, ये कि इसको गलत पार्टी बना दिया गया है, या नॉन जॉइंडर पर किसी को पार्टी नहीं बनाया गया है, तो ये बहुत अर्ली ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, एज सून एज पॉसिबल। यानी कि इश्यूज फ्रेम होने से पहले पहले इस पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, बाद में नहीं। रूल 7 ये कहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने ऑर्डर 2 पढ़ा, फ्रेम ऑफ सूट। ऑर्डर 2 का रूल 1 जो है वो कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट में सब्जेक्ट मैटर की तमाम तफसीलात दी जाए और सूट का क्लेम इस तरह बनाया जाए कि दोबारा वो फ्यूचर में लिटिगेशन ना हो। और ऑर्डर 2 कहता है कि सूट को होल क्लेम्स जो है वो उसमें दिए सूट में शामिल किए जाए। अगर प्लेंटिफ कोई एक क्लेम पार्ट ऑफ क्लेम जो है रिलिंक्विश करता है तो दोबारा वो उस पार्ट ऑफ क्लेम पर केस दाखिल नहीं कर सकता। रूल 3 है ज्वाइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन। किसी एक डेफिनेट के खिलाफ बहुत से काजेज ऑफ एक्शन है,
उन सबको एक ही सूट में दाखिल किया जा सकता है। और 4 कहता है कि अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक काज ऑफ एक्शन पर सिर्फ एक ही सूट दाखिल होगा, अगर कोई और काज ऑफ एक्शन है तो दूसरा सूट दाखिल करना पड़ेगा। नंबर 5 कहता है कि सिर्फ आप किसी के एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर वारिस को सिर्फ इस वजह से पार्टी नहीं कर सकते हो कि वो इसका बेटा है, इस वजह से उसको सिर्फ पार्टी नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके नाम पर कोई वो इन्वॉल्व हो गया उस प्रॉपर्टी में, उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया, फिर आप उसको पार्टी कर सकते हो। और नंबर 6 कहता है कि अगर बहुत से काजेज ऑफ एक्शन पर एक सूट है तो कोर्ट उनका अलग अलग ट्रायल करने का ऑर्डर भी कर सकती है। और नंबर 7 कहता है कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पर जो ऑब्जेक्शन है वो एज सून एज पॉसिबल लिया जाएगा, यानी इश्यूज फ्रेम होने से पहले पहले। डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर।